नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासेज जो आपके लिए मुहैया कराई जा रही है। यह यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। यह क्लास जो है कि जो लोग भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें ताकि आपके अन्य मित्र भी जो यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का या किसी अन्य अदर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में कोई अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको देखें। अब ये क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का हमारे। और वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और यह क्लास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, यानी MIQ। और ये इसमें जो हम क्वेश्चन होंगे वो MCQ क्वेश्चन होंगे। तो MCQ क्वेश्चन होंगे लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए हमने इसका नाम MIQ रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ। हाल ही में यूनेस्को ने, तो इसमें आपको देखना है, यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल। तो यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थल को हाल ही में हिंदी में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए, यानी हिंदी। तो देखते हैं इसकी व्याख्या में कुछ और चीजें जानकारी लेते हैं। देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र, ये जो यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र है, भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है। तो ये इसका सही उत्तर उसमें जो है कि हिंदी, यानी अब वो हिंदी में भी भारत के जो धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल, उनको वो हिंदी में प्रकाशित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने, तो पश्चिम अफ्रीका से संबंधित जो है कि क्वेश्चन है। तो आप अगर अफ्रीका महाद्वीप आपको, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है वहां से संबंधित बात चल रही है कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने चुनाव में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है। किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन है अंगोला, माली, लीबिया, तो घाना। हाल ही में जो है कि ये पश्चिमी अफ्रीकी जो देश हैं, इन्होंने माली के साथ अपने संबंध तोड़ने की बात की है, क्योंकि माली में ये व्यवस्था आप की गई है, वहां कहा जा रहा है कि ये चुनाव में यहां देरी हो रही लगातार। जैसे अगर आप बात करें तो ये 2022 में ही इसका चुनाव होना था माली में, लेकिन अब माली में ये बोला जा रहा है कि अब इसका चुनाव 2025 में होगा, यानी 2025 में चुनाव किया जाएगा। तो लोग देरी कर रहे हैं, इतना दिन काफी देरी दिख रही है। तो जिस कारण पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने चुनाव में देरी के बात लेकर के माली के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी माली। देखते हैं कुछ चीजें इसके बारे में और। देखिए पश्चिमी अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये लोग ये काम कर रहे हैं उसके साथ कि सीमाओं को बंद कर देंगे एक तो, दूसरा बात ये करेंगे कि राजनीतिक संबंधों में कटौती कर देंगे और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय और इसमें 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लॉक ने इस रुख की घोषणा की है, क्योंकि माली के अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखा है। तो फरवरी में चुनाव होना था, फरवरी 2022 में, लेकिन वहां के अधिकारियों ने यह बोला है कि अब यह चुनाव दिसंबर 2025 में होगा। तो इस तरह से ये देरी दिख रही है, जिस कारण अफ्रीकी देशों ने यह निर्णय लिया है कि अब माली के साथ हमारे जो संबंध होंगे वो अभी रोक दिए जाएंगे, यानी प्रतिबंधित रहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले
$50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। किस देश के साथ पूछ रहा है, भारत ने किस देश के साथ। पहला चीज तो आपको देखना है किस देश के साथ बात चल रही है, फिर 2030 से पहले, 2030 के पहले तक बात चल रही है, और $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। द्विपक्षीय व्यापार की बात चल रही। ऑप्शन है उरुग्वे, बोर्नियो, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया। तो भारत ने जो है दक्षिण कोरिया के साथ, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी दक्षिण कोरिया। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया, तो दो आपको देश दिख रहे हैं क्योंकि ये द्विपक्षीय संबंधों की बात चल रही है, तो दो देश इसमें। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया। और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री एयो हान कू, तो दक्षिण कोरिया के जो व्यापार मंत्री हैं एयो हान कू और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। तो नई दिल्ली में इनकी वार्ता हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया है। 2021 में भारत को दक्षिण कोरिया का निर्यात 38.5% यानी $7.4 बिलियन का बढ़ा है। वहीं आयात आप देखेंगे तो 37.4% यानी $3.6 अरब का बढ़ा है। और व्यापार संतुलन आप देखते हैं तो $3.8 अरब का अधिशेष दर्ज किया गया। तो ये डाटा आपको कुछ ध्यान रखने हैं। अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहां पे इस डाटे को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए भारत और दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों की विवेचना करने का आ जाए, जैसे कभी जो है कि मार्च में यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है, उसमें इस तरह से अगर तथ्य आते हैं तो आपको ये जो है उजागर कर देना है कि अभी जो भारत और दक्षिण कोरिया के साथ संबंध रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, इतना का बढ़ा या घाटा हुआ, जो भी तथ्य रहेंगे आप उसमें उजागर कर सकते हैं। इससे आपका आंसर जो होगा बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो इसको आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह, भारत में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह यानी नेशनल इनोवेशन वीक का आयोजन किस महीने में किया जा रहा है। पूछा जा रहा है किस महीने में किया जा रहा है राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन भारत में। तो ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च या जुलाई। तो राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का जो आयोजन अभी किया जा रहा है ये जनवरी में किया गया। तो ये जनवरी में भी किया गया है, तो ये इसका आयोजन हो चुका है। तो इसका जो है कि सही उत्तर होगा वो होगा जनवरी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, शिक्षा मंत्रालय, AICTE और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक। तो ये कब से कब तक दिख रहा है आपको? 10 से 16 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया, यानी राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। फिर देखेंगे कि नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहले की गई। तो इनोवेशंस हो, लगातार हर क्षेत्र में इनोवेशंस हो, जो कि प्रतियोगी व्यक्ति हैं, जो अन्य व्यवसायी हैं, इनमें अलग अलग तरह से इनोवेशन करें और अपने चीज़ों को आगे ले जाएं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मनाई जा रही हैं और लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित किया जाता है। तो इस बार जो है कि राष्ट्रीय नवाचार जो सप्ताह है ये जनवरी महीने में 10 से 16 जनवरी के बीच आयोजित किया गया है। पढ़िए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पश्चिमी विक्षोभ, हाल ही में खबरों में रहा पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। कह रहा है वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, अगर आप देखेंगे कि जाड़े के महीने में जो बरसात हो रही है, जाड़े के महीने में जो बरसात हो रही है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिख रहा है। तो ये आपको ये जो बरसात की बात चल रही है, तो ये बरसात आप देखेंगे तो मौसम में आ जाएगा। तो इसका जो संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ये मौसम विभाग विज्ञान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी। देखते हैं इसके बारे में कुछ और। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है।
तो कहां यह उत्पन्न होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है पश्चिमी विक्षोभ। और इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में आपको यह देखने को मिलेगा, इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो बरसात स्पेशली हो रही है, उत्तरी भागों में सर्दियों की बारिश होती है, इसमें सर्दियों की बारिश होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि लगातार बारिश हो ही रही थी, ठंडी इससे जो अभी भारी मात्रा में बढ़ी है, तो ये लगातार बारिश हो रही थी उत्तरी भागों में भारत के सर्दियों के महीने में, तो जिस कारण ये पश्चिमी विक्षोभ चर्चा का विषय रहा। फिर देखेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने के लिए एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ की भविष्यवाणी की, जिससे वर्षा शुरू हो गई, इसमें शुरू हो गई। बाद में इसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 पश्चिमी विक्षोभ कुछ दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश लाएंगे। अभी ये बता रहा है एक रिपोर्ट, आने वाले समय में बरसात होगी, जैसा कि अगर आपको पता हो कि 1-2-3 दिनों में बरसात होने की संभावना दिखाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR चर्चा में रहा। तो यह पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। तो ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान जो परिषद है, ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। देखिए इसके बारे में, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर, और ये जो बनाए गए हैं ये 3 साल के लिए या तो जो है कि अगले आदेश तक बनाए गए, जिस कारण ये चर्चा में रहा। तो ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया रघुवेंद्र तंवर को। फिर देखिए इस परिषद का उद्देश्य है ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना। इतिहास के जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन है उसको ये प्रोत्साहित करेगा, साथ साथ ऐतिहासिक शोध को ये बढ़ावा देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, हाल ही में लॉन्च की गई AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयर वायंट का उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो हाल ही में लॉन्च की गई AI बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयर वायंट का उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा, अंतरिक्ष में उन्नति, जल शोधन या प्रदूषण की कमी। तो ये जो क्लेयर वायंट है इसका उद्देश्य है जल शोधन। क्या है इसका उद्देश्य? जल शोधन। तो इसका सही उत्तर होगा सी। देखते हैं इसके बारे में। देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जल शोधन के लिए, तो यहां आपको दिख गया जल शोधन के लिए IIT के पूर्व छात्रों द्वारा लॉन्च किए गए स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया। और देखेंगे तो इस कंपनी का पेटेंट सिस्टम जो है क्लियर वायंट शुद्धिकरण प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस क्षेत्र में करेगा। और इन्होंने वाटर ATM के रूप में स्वच्छ पेयजल समाधान भी विकसित किया है जो सौर ऊर्जा के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकियों को जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि क्लियर वायंट जो है ये जल शोधन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर है कि हाल ही में खबरों में रहा परख किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? पूछा जा रहा है परख किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? ऑप्शन है व्यवसाय को बढ़ावा देने से, छात्रों के सीखने के आकलन से, आत्मनिर्भर भारत से या रक्षा अनुसंधान से। ये तो जो परख है ये छात्र के सीखने के आकलन से संबंधित है, छात्र के सीखने के आकलन से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो देखते हैं परख के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
इसको आपको ध्यान रखना है, किसके जो है पूरे नाम को आपको देखना है। तो परख का मतलब क्या दिख रहा है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पेश किया था। किसने पेश किया था इसको परख को, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको पेश किया। और हाल ही में अगर आप बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICT ने छात्र के सीखने के आकलन के लिए परख नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का मूल्यांकन करेगा। तो इसके लिए इसका जो है कि इसको लॉन्च किया गया है AICTE द्वारा। चलिए, आज का जो हमारा है कि आज हमने 9 क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आज का ये इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है। तो आप देखेंगे कि संस्थाओं से भी क्वेश्चन आते हैं कि फला संस्था किस स्थान पे है, किससे संबंधित है। तो आपको इस तरफ भी आपको ध्यान रखना, जो चर्चा में संस्थान है उसको देखना। तो हाल ही में चर्चित पूछ रहा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कुर्नूल या चेन्नई। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल जो है ये चेन्नई में स्थित है। कहां पे, चेन्नई पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई शहर के बाहरी इलाकों में पेरुम्बकम में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के एक भवन का उद्घाटन किया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसके एक भवन का उद्घाटन किया, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। और CICT यानी ये जो है कि केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की बात चल रही है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। तो इसके पहले शास्त्रीय तमिल के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसे जाना जाता है, और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो यह भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, और यह 2006 से 2008 तक मैसूर के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के परिसर में कार्यरत था। इसके पहले यह कहां कार्यरत था, तो 2006 से 2008 तक ये मैसूर के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान में परिसर में ये कार्यरत था। तो आज के ये हमारे क्वेश्चंस रहे आज की ये क्लास। आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा और भी लोगों को जोड़िए। अब इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध कर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।